लखनऊ के आशियाना बंगला बाजार में घर के बाहर खेलते समय 10 साल पहले लापता हुई 11 वर्षीय लड़की के घर पर बंधक मिली। युवती का मेरा भाई घर में बीमा संबंधी काम के लिए गया था। उसी समय उसने पहचान लिया। जिला प्रोबेशन अधिकारी सुधाकर पांडे ने बताया कि सूचना पर देर रात 181 वन स्टॉप सेंटर की टीम ने युवती को रेस्क्यू किया। डीपीओ ने बताया कि ट्रैवल एजेंसी संचालक की 2 महीने पहले मौत हो चुकी है। कार्रवाई के दौरान धर्मेंद्र की पत्नी रेखा के भाई अजीत ने फोन पर युवती को घर से न ले जाने की बात कही। अजीत बाराबंकी क्राइम ब्रांच में तैनात है। युवती का आरोप है कि घर के बाहर से खेलते समय उसे कोई उठा ले गया था। इस दौरान उसे पुलिस विभाग में तैनात आशीष मिला। रामाशीष ने उसकी शादी एक लड़के से करवा दी। कुछ समय बाद लड़का कहीं चला गया। इसके बाद रामाशीष ने युवती का शारीरिक शोषण किया। उसे एक बेटी भी पैदा हुई जिसकी मौत हो चुकी है। कुछ समय बाद रामाशीष ने उसे अपनी बेटी रेखा और दामाद धर्मेंद्र के यहाँ भेज दिया, जहाँ 10 किराएदार रहते थे। सारा काम उसे ही करना पड़ता था। न भरपेट खाने को मिलता था और न ही पहनने के लिए कपड़े। युवती ने आरोप लगाया कि माता पिता के बारे में पूछने पर रेखा जेल भिजवाने की धमकी देती थी। आप बीती सुनाते हुए युवती कभी पैर की हालत दिखाती तो कभी पेट पर बने ऑपरेशन के निशान को। रात में CWC को सूचना दी गई और बाल कल्याण समिति के सदस्य और न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा रानी ने आधी रात केंद्र पहुंचकर युवती के बयान लिए। 10 साल बाद अपनी बेटी को देखकर माता पिता कुछ पल के लिए निशब्द हो गए। बेटी को पाने के लिए उनकी आंखें तरस रही थी। युवती के पिता ने बताया कि हंसता खेलता परिवार था। परिवार में एक बेटा और 2 बेटियां और हैं। 18 दिसंबर 2010 को सुबह 7 बजे बेटी अचानक घर के बाहर से लापता हो गई थी। उस समय PGI थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। सारी कोशिशें विफल रहने के बाद मान लिया कि बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। मथुरा के एक गेस्ट हाउस में हुई युवती की हत्या ने लोगों को हैरान कर दिया। आरोपी प्रेमी ने प्रेमिका की कनपटी पर सटाकर गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी लाश के पास फूट फूट कर रो रहा था। पुलिस के अनुसार युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती की शादी दूसरी जगह तय हो गई थी। 10 दिसंबर को बारात आनी थी। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार करने के साथ ही तमंचा भी बरामद किया है। प्रेमिका की करपटी से सटाकर गोली मारने वाले आरोपी प्रेमी को सदर बाजार पुलिस ने जेल भेज दिया। प्रेमिका के चाचा ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा थाने में दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि शादी तय हो जाने से दोनों लोग परेशान थे और आत्महत्या करने के उद्देश्य से होटल में आए हुए थे। पुलिस ने हत्यारोपी सुखबीर सिंह नंगला पॉपी रिफाइनरी को जेल भेज दिया है। गेस्ट हाउस के मालिक को भी पुलिस ने हिदायत दी कि गेस्ट हाउस में आने वाले की बिना पहचान पत्र के एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भी शक होता है तो तत्काल वो पुलिस को सूचना दे सकता है। सरकार और किसान नेताओं के बीच गुरुवार को लगभग 8 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही। 8 घंटों में किसी बात पर सहमति नहीं बन पाई। अब अगली बैठक 5 दिसंबर को होगी। किसान और सरकार अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि MSP को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार MSP के मुद्दे पर किसानों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ शब्दों में कह दिया कि MSP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि MSP चल रही थी, MSP चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। दोबारा बैठक होगी। आज बैठक का 4था चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। पाकिस्तान सकारात्मक आपको लगता है कि एक शुरुआत है, सकारात्मक की तरफ रास्ता जा रहा है? मुझे लगता है आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है।
सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। तो परसों बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। बैठक में शामिल किसान नेताओं ने सरकार से साफ कह दिया कि स्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, अब किसानों को समझाना हमारे बस में नहीं है। भारत सरकार की चौथे चरण की चर्चा पूरी हुई है। इस चर्चा में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी और सभी अधिकारी उपस्थित थे। सभी आमंत्रित श्रेणी की किसान यूनियन ने इस बैठक में भाग लिया। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहां तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है। तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा, तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है। किसान नेताओं का कहना है कि ये आंदोलन अब सिर्फ किसानों का नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन चुका है। किसानों ने साफ साफ कह दिया कि सरकार को कानून रद्द करना होगा, तभी आंदोलन समाप्त होगा। ये दिया है हाँ, सरकार ने एमएसपी पे संकेत नहीं, अभी तो चल रहा है। अभी तो बिल वापसी की भी बात है, अभी पूर्ण रूप से बिल वापसी की भी बात है। हाँ। और सरकार बिलों में संशोधन चाहती है। एक बात अगर मानती है सरकार की एमएसपी नहीं, एक पर नहीं, बहुत सी चीजों पर बात होगी। वापस लेना ही पड़ेगा। अभी किसानों की तरफ से यही कि बिल वापसी हो और सरकार बिलों में संशोधन और एमएसपी पे बात करना चाहती है। नहीं, ये तो आप हो गया था। तो जो इशू इकट्ठे हुए उस पर कल वे भी अपनी बात कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। आज भी तो दोनों ने बात रखी। हाँ, दोनों बात कहाँ फंसी नहीं, लेट हो गए, दिन छिप गया, अपना घर जाएंगे, फिर बात हो जाएगी। कहीं किसी को वहां से आना है, वो अमृतसर से, सब यही है दिल्ली में ही। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में 4 दिन की लगातार कार्रवाई के बाद लालबाग में बने अवैध ड्रैगन मॉल को गिरा दिया गया। बीते रविवार की दोपहर एलडीए ने मॉल को मजदूर लगाकर ध्वस्त करना शुरू किया था। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 3 नवंबर को 1 माह के लिए एलडीए पर कार्रवाई से रोक दिया था। तय अवधि समाप्त होने के बाद ये कार्रवाई हुई। लालबाग में बने 3 मंजिला ड्रैगन मॉल को गिराने में 20 मजदूर बीते 4 दिनों से जुटे हुए थे। मॉल के जॉइंट और बाहरी हिस्से को मजदूरों ने तोड़कर पहले कमजोर किया। इसके बाद जेसीबी मशीन से मॉल के छोटे छोटे हिस्से को गिराया गया। चौथे दिन जेसीबी मशीन की मदद से पूरे मॉल को ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल ड्रैगन मॉल आवासीय नक्शे पर बना है। 1 माह पहले एलडीए ने इसे सील कर दिया था। इसके खिलाफ मॉल मालिक ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। हाई कोर्ट ने 1 महीने के लिए एलडीए की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने कमिश्नर कोर्ट में लंबित प्रकरण को 1 महीने में निस्तारित करने का आदेश दिया था।
संयुक्त सचिव ऋतु सुहास ने बताया कि लालबाग गर्ल्स कॉलेज की जमीन पर बने ड्रैगन मॉल को अवैध निर्माण के खिलाफ साल 2017 से कार्रवाई चल रही है। तब भी इस मॉल को सील कर दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, जो 30 जून 2017 तक प्रभावी था। एलडीए के आदेश के मुताबिक मोहम्मद सलीम ने ड्रैगन मॉल के निर्माण के समय 3 मंजिला नक्शा पास कराया था, लेकिन 5 मंजिला व्यवसायिक निर्माण बेसमेंट सहित बन गया, जिसका उपयोग भी शुरू कर दिया गया था। जनपद लखनऊ में और जो एलडीए के जो नोटिफाइड एरिया है, इसके अंतर्गत जो माफियाओं के इलीगल कंस्ट्रक्शन, बिना नक्शे की बिल्डिंगें हैं या अवैध रूप से जमीन को कब्जा किया गया है, इन सब के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इन भू माफियाओं को चिन्हित करते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई भी सूचित की जाएगी। इसी के अंतर्गत लालबाग स्थित जो ड्रैगन मॉल था, जो कि एक आवासीय परिसर में गलत जमीन पे बना करके इलीगल एक टोटल बिल्डिंग थी और एक 6 मंजिली एक मॉल थी, जिसको नोटिस भी दिया गया, पूरी विधिक प्रोसीजर को फॉलो किया गया है और पूर्णतया इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। ऐसे सूचीबद्ध करते हुए माफियाओं को सूचीबद्ध किया जा रहा है और उन लोगों को सूचीबद्ध किया जा रहा है जिन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री है और साथ ही साथ जिन लोगों के द्वारा जमीनों पर इलीगल कब्जा या इलीगल या अवैध बिल्डिंगें बनाई गई हैं, इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई आगे भी करती है। नोएडा में प्रस्तावित यूपी की फिल्म सिटी को लेकर उद्धव और योगी सरकार के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा ऐतराज जताए जाने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि न तो मुंबई शिवसेना की है, न महाराष्ट्र और न ही उत्तर प्रदेश। ऐसे में यूपी की फिल्म सिटी को लेकर उद्धव ठाकरे के पेट में दर्द क्यों होता है? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का इस मुद्दे पर तिल मिलाना समझ से परे है। उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि शिवसेना से बड़ी पार्टी बीजेपी है। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी बनने से यूपी की प्रतिभाओं को बेहतर मौका मिलेगा, यहाँ के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी में से एक होगी। देखिए, श्री उद्धव ठाकरे जी को यह मैं बताना चाह रहा हूँ, न मुंबई शिवसेना की है, महाराष्ट्र शिवसेना का है और न उत्तर प्रदेश शिवसेना का है या कांग्रेस का है, न एनसीपी का है। अगर नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि उद्धव जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नोएडा की फिल्म सिटी इसलिए बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिभाएं हैं और उनको अलग अलग स्थानों पर जा कर के अपनी प्रतिभा को प्रकट करना पड़ता है। मुंबई फिल्म सिटी का ट्रांसफ़र नहीं करा रहे, हम नई फिल्म सिटी बना रहे हैं और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले समय में यहाँ बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे छोटे पर्दे के कलाकार हों, सबका एक विश्व स्तरीय मंच बन जाएगा और उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में फिल्म के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और शिवसेना केवल घबरा रही है, तिलमिला रही है और उनको यह भी मैं बताना चाहता हूं कि शिवसेना से बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी। यूपी के देवरिया जिले में तरकुलवा थाना क्षेत्र के मिसरौली गांव में गुरुवार को भूमि विवाद के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची डायल 112 नंबर की पुलिस मामले को समझा बुझाकर शांत कराने का प्रयास कर रही थी कि इसी बीच एक पक्ष की ओर से ईंट पत्थर चलाकर पुलिस के वाहन का शीशा तोड़ दिया गया। पत्थरबाजी के दौरान एक कांस्टेबल और होमगार्ड भी घायल हो गया। दोनों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। गांव के सत्येंद्र मिश्र और बैरिस्टर गुप्ता के बीच सालों से जमीन का विवाद चल रहा था। दोपहर बैरिस्टर विवादित भूमि से होते हुए एक रास्ता बनवा रहा था। इस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने आपत्ति की। इसके बाद बैरिस्टर ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच किसी ने पुलिस के वाहन पर पथराव कर दिया। पथराव में वाहन का शीशा टूट गया। इसके बाद तो दोनों ओर से पथराव होने लगा। वाहन चला रहे होमगार्ड संजीत शर्मा और कांस्टेबल रामाशीष को ईंट लग गई, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था के लिए सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। पथराव में दोनों पक्ष के 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं पुलिस टीम पर हमला करने वालों को चिन्हित कर उनकी तलाश की जा रही है। देश आज नौसेना दिवस मना रहा है।
हर साल 4 दिसंबर को देश के जांबाज जवानों की याद करते हुए नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के जवानों को नौसेना दिवस की बधाई दी और जवानों के जज्बे को सलाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, हमारे सभी बहादुर नौसैनिक कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय नौसेना निडर होकर हमारे तटों की रक्षा करती है और ज़रूरत के समय मानवीय सहायता भी प्रदान करती है। हमें सदियों से भारत की समृद्ध समुद्री परंपरा भी याद है। गृह मंत्री अमित शाह ने बहादुर जवानों को बधाई देते हुए नौसेना दिवस पर कहा कि मैं भारतीय नौसेना के सभी साहसी कर्मियों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई देता हूं। भारत को हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने और आपदाओं के दौरान राष्ट्र की सेवा करने की अटूट प्रतिबद्धता के लिए हमारी दुर्जय नीली जल सेना पर गर्व है। बता दें कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना एक संतुलित त्रियामी शक्ति है जो महासागरों की सतह पर, उसके ऊपर और उसके नीचे हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सक्षम है। नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है और भारतीय नौसेना के कमांडर इन चीफ भारत के राष्ट्रपति हैं। साल 1971 में आज के ही दिन भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को बर्बाद कर दिया था। भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में आज के दिन नौसेना दिवस मनाया जाता है। असल में ये पाकिस्तान द्वारा की गई कार्रवाई का जवाब था। इस कार्रवाई को ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने इस हमले से पाकिस्तानी नौसेना के कराची में मुख्यालय को निशाना बनाया था। ये हमला इतना ज़बरदस्त था कि कराची बंदरगाह पूरी तरह बर्बाद हो गया था और इसमें लगी आग 7 दिनों तक जलती रही थी। Dear veterans, it's a pleasure and honor to reach out to you on the occasion of Navy Day 2020 and convey greetings to our veteran community through this online message. Much that we all in uniform would have liked to greet you in person at our respective stations, the unprecedented challenge posed by COVID has made this difficult. So to start with, we all pray for your continued good health and safety in these difficult times. We remember you this day and are grateful for your service to the nation. Commemorating without congregating in no way subdues the vibrancy and vitality of this Navy Day. We may be physically separated but are always socially connected, and all our veterans are in our hearts on this day. जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज यानी कि शुक्रवार को वोटिंग हो रही है। आज सुबह मतदान की गति धीमी रही और ठंड की वजह से अधिकतर लोग सुबह अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकले। दोपहर 1 बजे तक लगभग 20% मतदान दर्ज किया गया। इस बीच वोटिंग के दौरान एक ऐसा नज़ारा भी देखने को मिला जब वोट करने के बाद वोटर खुशी से उछल पड़े और नाचने गाने लगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में 70 साल बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जिला विकास परिषद चुनाव के तीसरे चरण में मतदान करने की इजाज़त मिली। मतदान करने के बाद शरणार्थियों ने नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया। बता दें कि डीडीसी की 33 सीटों पर इसमें 16 सीटें कश्मीर में और 17 सीटें जम्मू संभाग में हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। अधिकारियों ने बताया कि दिन बढ़ने पर मतदान में सुधार होने की संभावना है। डीडीसी के तीसरे चरण के चुनाव में कुल 305 उम्मीदवार हैं, जिनमें कश्मीर संभाग में 166 जबकि जम्मू संभाग में 139। इनमें 252 पुरुष और 53 महिलाएं उम्मीदवार हैं। पंच और सरपंच की रिक्त सीटों के लिए भी मतदान जारी है। 3 पीढ़ियां चली हैं ऐसे, यानी कि हमारे पिताजी थे वो भी ऐसे बेचारे जब जाते थे वोट डालने तो उनको कोई नहीं डालने देता था। अब पाकिस्तानी का दब्बा लग गया था उनको, तो उनके फादर साहब थे, उनको भी ऐसा दब्बा था। हम आए, हम 4 बहन भाई हैं, तो नौकरी हमारी सेहत भी ठीक, पढ़े भी थे लेकिन नौकरी नहीं मिली, ये कि हम पाकिस्तानी। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी साहब ने हमारे लिए, वो हमारे लिए भगवान है। जो भी उन्होंने किया बहुत अच्छा किया। आज हम
क्योंकि लाइन में अपना नुमाइंदा भी चुन सकते हैं और अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, हम खुद भी खड़े हो सकते हैं। बहुत उनका धन्यवाद है जो उन्होंने हमको हक दिया जी। नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन करने पर अड़े किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर धरना दिया, जिससे उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग ट्रैफिक डायवर्जन की वजह से लंबा जाम लग गया, जिसमें कई एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। किसानों का कहना है कि ट्रैफिक दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। वे लोग तो जंतर मंतर पर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका है। आपको बता दें कि आज 9वें दिन किसान का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं, जिसकी वजह से यातायात काफ़ी प्रभावित है। कुछ जगहों पर रूट डायवर्जन किए गए हैं, जबकि कुछ जगहों पर बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, जिसके चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। जी, पूर्ण रूप से बिल वापसी की भी बात है और सरकार बिलों में संशोधन चाहती है। एक बात अगर मानती है सरकार की एमएसपी नहीं, एक पर नहीं, बहुत से चीजों पर बात होगी। तीनों कानून वापस लेना ही पड़ेगा। अभी किसानों की तरफ से यह है कि बिल वापसी हो और सरकार बिलों में संशोधन और एमएसपी पे बात करना चाहती है। आखिरी सवाल कि आज की बैठक के बाद आपको लगता है कि कुछ बात आगे बढ़ी है या नहीं बढ़ी, कुछ बात आगे बढ़ी नहीं। आंदोलन वापसी का कहाँ सवाल आ गया? आंदोलन तो बढ़ेगा आंदोलन। बात बढ़ी अगर आप लोग अड़े हुए हैं कि अजी जब एक बात तो बताओ, जब परसों ही तो होगी ना, 5 तारीख में होगी फाइनल, तो आंदोलन की बात तो जब यहाँ पे मीटिंग हो जाएगी उसके बाद में होगी। आंदोलन तो बीच में ही नहीं। अभी जो क्लॉज बताया गया, ठीक है सर, उस पे क्या लगता है? जो क्लॉज दिया बना के किसानों ने, उस पे लगता है कुछ किसानों ने क्लॉज नहीं दिया, वो तो बातचीत वहाँ पे हुई है, जो इशू थे उन पे बातचीत हुई है। अभी किसानों ने नहीं दिए और जो वहाँ कंक्लूजन निकले तो बैठे 7 घंटे तक मीटिंग। हाँ, 7 बेनतीजा निकली आज। हाँ है तो बेनतीजा ही है। क्या कहना चाहेंगे राकेश जी आज की मीटिंग? 5 तारीख को पूर्ण रूप से फाइनल ही होना चाहिए। नहीं तो आज ऐसी कौन सी बात थी जिस पर बात नहीं बनी? नहीं, ये तो आप हो गया था, तो जो इशू इकट्ठे हुए उस पर कल वे भी अपनी बात कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। आज भी तो दोनों ने बात रखी। हाँ, दोनों बात कहाँ फंसी थी? कैसा फंसी नहीं, लेट हो गए, दिन छिप गया, अपना घर जाएंगे, फिर बात हो जाएगी। कहीं किसी को वहां से आना है अमृतसर से, सब यही है दिल्ली में ही।